हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? बताइए, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी में। मेवाती कहाँ की बोली है? बताइए, मेवाती कहाँ की बोली है? राजस्थान की। मेवाती राजस्थान की बोली है। मेवाती हरियाणा और राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली कहाँ की बोली है? बताइए, बघेली कहाँ की बोली है? पूर्वी हिंदी की। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है और यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। किन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है? बताइए, किन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है? ये सभी अ, आ, ई। इन सभी स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से ही निकलती है और इन्हें निर्नुनासिक या तो मौखिक स्वर भी कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है और परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चिंतामणि के रचयिता कौन है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता हैं। किस स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? बताइए, किस स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? अ स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। निम्नलिखित में से द्विगुण्य व्यंजन कौन से हैं? बताइए, इनमें से कौन सा द्विगुण्य व्यंजन है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ड और ढ ये दोनों द्विगुण्य व्यंजन हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? बताइए, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। जैसे क वर्ग का दूसरा व्यंजन ख और चौथा व्यंजन घ महाप्राण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वर है? बताइए, इनमें से कौन सा अर्ध स्वर है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। य और व ये दोनों अर्ध स्वर हैं। निम्न शब्द में से किसमें विसर्ग संधि है? बताइए, इनमें से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव। अतएव में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा अतः धन एव। अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? गुण संधि को। अ प्लस ई बराबर ए यह गुण संधि को व्यक्त करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुण संधि को हम कैसे पहचानते हैं। यदि शब्द के ऊपर ए या तो ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होता है। अ प्लस उ बराबर ओ स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? गुण संधि को। अ प्लस उ बराबर ओ यह भी गुण संधि को व्यक्त करता है। मैंने आपको पीछे बताया है, अगर किसी भी शब्द में ए या तो ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होता है। सत धन चरित्र बराबर सचरित्र किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। सचरित्र व्यंजन संधि का उदाहरण है।
इनमें से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण प्रतिकूल का सही विग्रह क्या होगा? बताइए प्रतिकूल का सही समास विग्रह क्या होगा? इच्छा के विरुद्ध। इच्छा के विरुद्ध प्रतिकूल का विग्रह है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण आ जन्म का सही विग्रह क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आ जन्म का सही समास विग्रह है जन्म से लेकर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बताइए युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा युद्ध में स्थिर। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शैवाल। शैवाल पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि पर्वत, भूधर, नग ये तीनों पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दीन का अर्थ है दरिद्र या गरीब और दिन के पर्यायवाची शब्द दीवा, वाशर, दिवस ये तीनों दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। केदार किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए केदार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? महेश। केदार महेश का पर्यायवाची शब्द है और महेश के अन्य पर्यायवाची शब्द आशुतोष, चंद्रशेखर, त्रिलोचन ये सभी महेश के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐहिक का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए ऐहिक का विलोम शब्द क्या होगा? पारलौकिक। ऐहिक का विलोम शब्द पारलौकिक है। एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एकाग्र का विलोम शब्द चंचल है। उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य। उग्र का विलोम शब्द सौम्य है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जल या तो समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि। जल या तो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या तो बड़वा नल कहते हैं। पेट की आग को क्या कहते हैं? बताइए पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पेट की आग को जठरा नल या तो जठराग्नि कहते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक कहलाता है। लंगोटी में फाग खेलना का क्या अर्थ है? बताइए लंगोटी में फाग खेलना का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। इस वाक्य का सही मुहावरा क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ है स्वार्थ पूर्ण करना। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? बताइए कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा?
यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।